बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब के एक मशहूर शहर में कासिम नामी एक ताजिर रहता था। कासिम अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ एक शानदार मकान में जिंदगी जी रहा था। कासिम के वालिदैन अभी तक हयात थे। कासिम अपने वालिदैन का बहुत फरमाबरदार बेटा था। वो अक्सर अपने वालिदैन के पास वक्त गुजारने आया करता था। कासिम की तिजारत दूर दूर तक फैली हुई थी और वो अपनी ईमानदारी और दानाई की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर था। कासिम दूर दराज के मुल्कों से चीजें खरीद कर लाता और अपने शहर में मुनासिब मुनाफे पर उन्हें बेच देता। कासिम ने अपनी जिंदगी में बहुत दौलत कमाई थी, मगर उसकी सबसे बड़ी दौलत उसके वालिद की नसीहतें थीं, जिसने उसे कई बार मुसीबतों से बचाया था। इसी शहर में डाकुओं का एक गिरोह रहता था। इस गिरोह के लोग पहले दिन से डाकू न थे। महज गरीबी ने उन्हें यह काम करने पर मजबूर कर रखा था और माल के लालच में वो अक्सर एक दूसरे को भी दगा देने से बाज नहीं आते थे। लोगों के घरों में छुपकर चोरी करना और अक्सर लोगों को बेवकूफ बनाकर लूटना ही उनका असल मकसद था। एक दफा वो शहर से बाहर एक दरख्त के नीचे बैठे कहीं चोरी करने का मंसूबा बना रहे थे कि उनके एक साथी से उन्हें शहर के सौदागर कासिम के बारे में पता चला, क्योंकि काफी दिनों से उनके हाथ कोई बड़ा माल नहीं लगा था। इसीलिए वो कासिम को लूटने के बारे में गुफ्तगू करने लगे। वो अक्सर भेस बदलकर बाजार जाते और बहाने बहाने से कासिम पर नजर रखते और इस आड़ में रहते कि कब वो यहां से निकले और हम उस पर हमला कर दें। एक शाम कासिम अपने बाप के पास बैठा उनसे अपने सफर के बारे में गुफ्तगू करने लगा। तब कासिम के वालिद ने उसे कहा, बेटा, कभी भी राह चलते मुसाफिर को अपना खैर खुवाह न मानना, और दूसरा ये कि कभी भी रात के वक्त अपने सामान को किसी के सहारे न छोड़ना, और तीसरा ये कि कभी भी किसी भी अनजान से कोई चीज लेकर न खाना। कासिम ने बाप को इन बातों पर अमल करने का यकीन दिलाया और बाप के पांव दबाने के बाद वापस वो अपने घर चला आया। वो रात उसने अपने घर में गुजारी और अपने सफर के तमाम तर लवाजमात पूरे किए। अगले दिन कासिम को अपने कारोबार के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ा, जो वहां से कई दिनों के फासिला पर था। यह सफर बहुत तवील था और जिस रास्ते से गुजरना था वो घने जंगलों और वीरान पहाड़ों से भरा हुआ था। इस रास्ते पर डाकुओं और ठगों का बहुत खौफ रहता था। इसीलिए लोग अक्सर काफिलों में सफर करते थे, मगर कासिम को जल्दी थी और उसे इस दफा कोई काफिला भी न मिला। चुनांचे उसने फैसला किया कि वो अकेला ही निकलेगा। उसने पहले की तरह अपनी कमर में अशरफियों से भरी एक थैली बांधी और उसे अपने कुर्ते के नीचे अच्छी तरह छुपा लिया ताकि किसी की नजर न पड़े। इसने अपना सबसे तेज घोड़ा तैयार किया और मंजिल की तरफ रवाना हो गया। कहानी की दिलचस्प शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि कासिम को यह अंदाजा न था कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है वहां 3 इंतहाई चालाक डाकू पहले से ही शिकार की तलाश में बैठे हैं। उन्होंने पहले ही कासिम के सफर पर जाने के बारे में मालूमात इकट्ठी कर ली थी। ये तीनों आम लुटीरे न थे, बल्कि भैंस बदलने और मीठी बातों से लोगों को फंसाने में बहुत बड़े माहिर थे। उनका सरदार एक बहुत चालाक आदमी था जिसका नाम फैरोज था। फैरोज, जिसे पहले ही कासिम के सफर की इत्ला हो गई थी, वो जान गया था कि ताजिर यकीनन आज बहुत सा माल लेकर निकला है और आज हमारे हाथ एक बड़ा शिकार आने वाला है। फैरोज ने अपने तीनों साथियों को इशारा किया और शहर से काफी बाहर जाकर इसके रास्ते में कुएं के पास डेरा जमाया। उसने साथियों से कहा, देखो, ये आदमी बहुत अक्लमंद है। अगर हमने उसे डरा धमका कर लूटने की कोशिश की तो शायद ये घोड़ा दौड़ा कर भाग जाए और हमारे हाथ कुछ भी न लगे। इसीलिए हम उसे अपनी मीठी बातों के जाल में फंसाएंगे
और उसका भरोसा है जीतेंगे। फिर जब ये गाफिल हो जाएगा तो हम अपना काम तमाम कर देंगे। मंसूबे के मुताबिक तीनों डाकू फकीरों और दरवीशों का भय सिपनाने के बाद रास्ते में ही पुराने कुएं के पास बैठे थे। जैसे ही कासिम वहां से गुजरा, उन्होंने उसे आवाज दी और पानी पिलाने का इसरार किया। कासिम भी सफर तय करके थक चुका था और अब उसे प्यास भी महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि ये बेचारे फकीर लगते हैं, इनसे क्या डरना। कासिम ने घोड़े को एक तरफ बांध दिया और फिर वापस आकर इन दरवीशों के पास बैठ गया। डाकुओं ने बड़ी आजिजी और अदब से उसे पानी पिलाया और उसके सफर के लिए बहुत सी दुआएं दें। बातों ही बातों में फैरोज ने कासिम से पूछा, बेटा तुम कहां जा रहे हो? यह रास्ता तो बहुत खतरनाक है, अकेले सफर करना ठीक नहीं। तुम्हें तो किसी काफिले के साथ सफर करना चाहिए था। कासिम अपनी दौलत के बारे में चौकन्ना था, इसीलिए उसने झूठ बोला। मैं एक गरीब आदमी हूं और काम की तलाश में दूसरे शहर जा रहा हूं। फैरोज दिल ही दिल में हंसा, क्योंकि वो जानता था कि एक गरीब आदमी के पास इतना शानदार अरबी घोड़ा नहीं हो सकता। जरूर ये हमें पागल बनाना चाहता है। डाकुओं के सरदार ने कहा, बेटा हम भी तुम्हारी मंजिल वाले शहर जा रहे हैं। हम 3 हैं और तुम अकेले। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकते हो। साथ रहने में ही हिफाजत है। यूं सफर भी आसानी से कट जाएगा और हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। कासिम को उनका मशवरा अच्छा लगा। उसने सोचा कि अनजान रास्ते पर अकेले चलने से बेहतर है कि इन बुजुर्गों का साथ मिल जाए। और यूं कासिम ने बाप की नसीहत को जहन में न लाकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी और इन 3 डाकुओं को अपना हम सफर बना लिया। दिन भर वो सब साथ चलते रहे। डाकुओं ने कासिम की खूब खातिर तवाजु की। वो उसे किस्से कहानियां सुनाते, हंसी मजाक करते और उसे बिल्कुल एहसास ना होने देते कि उनके दिलों में कोई सियाहकारी भी बसी है। आहिस्ता आहिस्ता कासिम का शक दूर होने लगा और वो उन पर भरोसा करने लगा। शाम हुई तो वो एक गांव में पहुंच गए। अब रात गुजारने के लिए उन्हें एक ठिकाने की जरूरत थी, इसीलिए वो एक सराय में गए और रात वहीं पर क़याम किया। खाना खाने के बाद जब सोने का वक्त आया तो कासिम ने बाप की नसीहत के मुताबिक अपनी अशरफियों वाली थैली को अपने तकिए के नीचे दबा लिया और सो गया। डकू रात भर जागते रहे और इस इंतजार में रहे कि कब उन्हें मौका मिले और वो अपने हाथ साफ करें। मगर कासिम की नींद बहुत हल्की थी। जरा सी आहट पर वो चौंक कर उठ जाता। डाकुओं ने देखा कि सुराय में और भी बहुत से लोग हैं, इसलिए यहां हाथ साफ करना खतरा से खाली नहीं होगा। उन्होंने फैसला किया, कोई बात नहीं, अब तो बच गया, लेकिन कल नहीं बचेगा। कल जंगल के बीच रास्ते में कासिम को लौट गए। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही उन्होंने सफर शुरू कर दिया। दोपहर होते होते वो घने जंगल के बीच रास्ते पर पहुंच गए। फैरोज ने सोचा कि अब सही वक्त आ गया है। उसने साथियों को आंखों ही आंखों में इशारा किया। वो एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे रखकर कासिम से बोले, बेटा बहुत धूप है, थोड़ा आराम कर लेते हैं और खाना खा लेते हैं। कासिम घोड़े से उतरा और दरख्त की छांव में बैठ गया। तब फैरोज ने अपना ड्रामा शुरू किया। उसने अपनी थैली से खाना निकाला और बड़े प्यार से कासिम की तरफ बढ़ाया, मगर इस खाने में एक बहुत तेज बेहोशी की दवा मिली हुई थी। कासिम, जो अब तक उन्हें अपना खैर ख्वाह समझ चुका था, बगैर किसी शक के वो खाना खाने वाला ही था, कि अचानक उसकी नजर फैरोज की कमर पर पड़ी, जहां एक खंजर चमक रहा था। कासिम का दिल धड़का। एक फकीर के पास खंजर का क्या काम? तब उसे बाप की नसीहत याद आई और यह ख्याल किया कि सफर के दौरान इन तीनों की नजरें बार बार उसकी कमर की तरफ ही रहती थीं, जहां उसने थैली छुपा रखी थी। कासिम ने फौरन अपना हाथ रोक लिया और बोला, मुझे अभी भूख नहीं है, मेरे पेट में कुछ खराबी है,
मैं कुछ देर बाद खाऊंगा। डाकुओं ने उसे खाना खिलाने का बहुत इजरार किया, मगर कासिम अब चौकन्ना हो चुका था। उसने सख्ती से इनकार कर दिया। डाकू समझ गए कि शायद उसे शक हो गया है। कुछ देर मजीद चले। शाम के वक्त वो एक सुनसान वादी में पहुंचे और सूखे दरख्त के नीचे बैठ गए। डाकुओं ने नरमी वाले तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए, लेकिन कोई बात न बनी। अब उन्होंने अपना नकाब उतार फेंका। फैरोज खड़ा हो गया और उसने अपना खंजर निकाल लिया। बाकी तीनों ने भी कासिम को घेर लिया। फैरोज ने गरज कर कहा, ए ताजिर, अब ड्रामा बंद कर और अपनी कमर में बंधी हुई अशरफियों की थैली हमारे हवाले कर दे। फैरोज ने गरज कर कहा, ए ताजिर, अब ड्रामा बंद कर और अपनी कमर में बंधी हुई अशरफियों की थैली हमारे हवाले कर दे, वरना इसी जंगल में तेरी लाश को दरिंदे नोच खाएंगे। कासिम ने डरने का ड्रामा करते हुए कहा, भाइयों, तुम लोग तो दरवेश थे, ये क्या कर रहे हो? फैरोज हंसा और बोला, हम दरवेश नहीं, मौत के सौदागर हैं, जल्दी कर। कासिम ने कांपते हाथों से अपनी थैली निकाली और जमीन पर रख दी। उसने बहुत मायूसी से कहा, लो, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, मगर मेरी एक बात सुन लो, ये दौलत मलहून है। डाकुओं ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? कासिम ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाते हुए कहा, यह दौलत मैंने एक पुराने खंडर से पाई थी और वहां लिखा था कि जो भी इस दौलत को आपस में बांटेगा वो सब हलाक हो जाएंगे। ये दौलत सिर्फ एक ही आदमी की हो सकती है, अगर इसे बांटा गया तो ये जहर बन जाएगी। डाकुओं ने उसकी बात पर कहकहा लगाया और फैरोज बोला, हमें बेवकूफ न बना, हम ऐसी बातों पर यकीन नहीं रखते। फैरोज ने थैली उठाई और इसका वजन देखकर उसकी आंखों में लालच चमक उठा। कासिम ने कहा, भाइयों, मुझे तो तुमने लूट ही लिया है, अब मुझे जाने दो, मगर जाने से पहले एक मशवरा देता हूं। हम काफी वक्त से सफर कर रहे हैं, मेरी तरह तुम लोग भी काफी थक गए होगे और यकीनन तुम्हें भूख भी लगी होगी। अगर इजाजत हो तो करीब के गांव से मैं कुछ खाना ले आता हूं, तुम लोग पहले वो खा लेना और फिर आराम से इस दौलत को बांट लेना। भूख भी लगी है और जश्न मनाने के लिए दावत भी होनी चाहिए। मगर वो कासिम को जाने नहीं देना चाहता था। उसीलिए फैरोज ने कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, हम खुद ही उसका हल निकाल लेते हैं। क्योंकि उनके हाथ काफी अच्छा माल लगा था, वो बहुत ज्यादा खुश थे। इसीलिए वही खाना जिस खाने में उन्होंने तेज बेहोशी वाली दवा मिलाई थी, इसका ख्याल उनके जहन में आया। उनमें से एक साथी ने वो खाना खोला और दूसरों से कहने लगा, अरे भाइयों, खाने के लिए इतनी मुशक्कत करने की जरूरत नहीं है, हम अपने साथ जो खाना लाए हैं वही खा लेते हैं। चुनांचे उन्होंने कासिम को इस दरख्त के साथ ही बांध दिया और खुद बड़े ही सुकून से वो खाना खाने लगे। कुछ वक्त गुजरा तो तीनों साथियों पर बेहोशी की हालत छाने लगी। ये सारा वाकया कासिम अपनी आंखों से देख रहा था। कासिम ने जब सभी डाकुओं को एक साथ जमीन पर लेटे हुए देखा तो वो जान गया कि जरूर इन लोगों ने मेरे माल को छीनने के लिए इस खाने में बेहोशी की दवा मिलाई थी, ताकि ये जबरदस्ती मुझे खाना खिलाएं और खुद सारी अशरफियां यहां से लेकर निकल जाएं। लेकिन आज अगर मैं अपने बाप की नसीहतों पर अमल न करता तो शायद मैं अपनी हलाल की कमाई से हाथ धो बैठता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिसने मुझे साबित कदम रखा और मैं इन डाकुओं के इस चंगुल से निकलने में कामयाब हो गया। काफी वक्त गुजर गया, लेकिन वो डाकू तो मानो यूं बेहोश पड़े थे जैसे सदियों से सोए ही ना हो। रात तकरीबन गुजर चुकी थी। जब दिन की हल्की सी रोशनी फैली तो कासिम ने अपनी रस्सियों को दरख्त की छाल से रगड़कर किसी तरह ढेला किया और खुद को आजाद कर लिया। वो खड़ा हुआ और थैली उठा ली। उसने सोचा कि लालच
इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि लालच में आकर वो डाकू अपनी ही चाल में फंस गए थे। उसके बाद कासिम ने अपना घोड़ा खोला, उस पर सवार हुआ और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ गया। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि कासिम के सामने अभी एक और मुसीबत आने वाली थी। जब वो जंगल से निकलकर शहर की हुदूद पर पहुंचा तो कासिम ने देखा कि शहर के बाहर पहरेदार खड़े हैं और हर आने जाने वाले की तलाशी ले रहे हैं। कासिम को खौफ था कि अगर पहरेदारों ने इतनी अशरफियां देख लें, उसने देखा तो वो कि करीब तंग कर सकते हैं या फटा हाल भारी महसूल वसूल कर सकते हैं। कासिम ने इस फकीर को बुलाया, कासिम ने और उसे एक अशरफी देकर कहा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? फकीर फौरन तैयार हो गया। कासिम ने अपनी अशरफियों वाली थैली एक पुराने गंदे कपड़े में लपेटकर उसे अनाज की थैली जैसा बना दिया। उसने वो थैली फकीर को दी और कहा, तुम इस थैली को लेकर शहर के इस पार वाली सराय में पहुंचो, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। फकीर ने सोचा कि इसमें शायद अनाज होगा, तभी तो ये मुझे दे रहा है। कासिम खाली हाथ घोड़े पर सवार होकर शहर के दरवाजे पर पहुंचा। पहरेदारों ने उसकी तलाशी ली, मगर उन्हें कुछ ना मिला तो उन्होंने उसे जाने दिया। कासिम सीधा इस सराय में पहुंचा जहां उसने फकीर से मिलने को कहा था। मगर जब वो वहां पहुंचा तो फकीर वहां ना था। कासिम का दिल बैठ गया। कासिम ने सराय के आसपास ढूंढना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि वो फकीर एक कोने में बैठा सूखी रोटी खा रहा है और वो तहेली उसके पास वैसे ही पड़ी है। कासिम की जान में जान आई। वो उसके पास गया और बोला, तुम यहां हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। फकीर ने कहा, साहब, आपने कहा था सराय में मिलना, मैं तो यहीं बैठा आपका इंतजार कर रहा था। कासिम ने चुपके से अपनी तहेली उठाई और उसे एक और अशरफी इनाम में दी। फकीर खुश होकर दुआएं देता हुआ चला गया। कासिम ने वहां से जरूरत की चीजें खरीदें। वापसी में उसने पूरा इंतजाम किया और एक बड़े काफिला के साथ अपने घर की तरफ चल दिया। कासिम कुछ दिन का सफर करके खैरो आफियत से शहर में पहुंच चुका था। उसने फिर से अपना माल बेचा और उससे कई गुना मुनाफा कमाया। अक्सर वो अपने उस सफर के बारे में घर वालों और वालिदीन को यह किस्सा सुनाता और अपने वालिदीन के लिए दुआएं करता। बेशक वालिदीन की नसीहतें हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा सरमाया होती हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी और इसे कहां से सुन रहे हैं, मुझे लाजिमी बताएं।